हेलो एवरीवन, मैं ज्योति ओलानी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेंट्रल डोग्मा। इस वीडियो में बताएंगे आपको ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स ये जो टॉपिक है इसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में पॉलीमरेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पॉलीमरेज कौन कौन से काम में आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो आरएनए सिंथेसिस करता है, आरएनए का निर्माण करता है, मतलब राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। 18S आरएनए इस प्रकार का होता है। ये कौन कौन से टाइप है इसमें? 5.8S आरएनए और दूसरा है 28S। ये चार प्रकार के आरएनए होते हैं। चार प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक 18S प्रकार का आरएनए, एक 5.8S आरएनए और तीसरा है 28S आरएनए। ठीक है, और चौथा है 5S आरएनए। चार प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में है एमआरएनए सिंथेसिस। इसमें एमआरएनए का निर्माण होता है। इसमें है एमआईआरएनए और इसमें एसआईआरएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें टीआरएनए का सिंथेसिस होता है और साथ में क्या होता है? 5S आरएनए। देखिए, आरएनए तीन प्रकार का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और तीसरा टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और एमआरएनए से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए, हमारा क्या है, ये जो हम सेंट्रल डोग्मा में पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, सेंट्रल डोग्मा में पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन में देख रहे हैं, तो इसमें मेन कंक्लूजन है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें आरएनए का निर्माण, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होती है। अब देखिए, एमआरएनए का निर्माण किस में हो रहा है? पॉलीमरेज सेकंड में। तो सबसे मोस्ट हो गया पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। इसमें एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो इसमें प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो हम पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को पढ़ेंगे स्टडीड एक्सटेंसिवली। इसी को हम ध्यान से पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइज TATAA टाटा बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं? जो ये सीक्वेंस होता है TATAAA टाटा बॉक्स होता है एट -30 पोजीशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो जीन की -30 पोजीशन होती है उसमें ये टाटा बॉक्स पाया जाता है। उसको पहचानने का कार्य करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। -30 पोजीशन प्रमोटर में आएगी, क्योंकि प्रमोटर में आएगी तभी तो जीन का कोडिंग होगा, कोडिंग के बाद में दूसरा जीन बनेगा या डीएनए बनेगा। ठीक है, जहाँ टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। आरएनए पॉलीमरेज की सब यूनिट्स, आरएनए पॉलीमरेज की कुछ सब यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, फर्स्ट है, 4 सब यूनिट होती हैं इसकी। देखिए, इनमें से RPB फर्स्ट, RPB2, RPB3, RPB11। 4 to 10 कुछ नहीं होता, इसमें है 3 के बाद डायरेक्ट 11। ठीक है, अब देखिए RPB1 सिमिलर टू बीटा सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोट्स की बीटा सब यूनिट होती हैं उनसे सिमिलर होती है। दूसरी है RPB2, ये भी बीटा सब यूनिट से सिमिलर होती है। और जो RPB3 और RPB11 है वो प्रोकैरियोट्स की अल्फा सब यूनिट के सिमिलर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा कोई लेंथी सिलेबस नहीं करा रही हूँ। ठीक है, इसमें जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैं समझाऊंगी, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं इसमें से, एज इट इज़ सेम टू सेम ऐसा का ऐसा बनाएंगे। आपको कुछ भी बाहर से समझने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ इसी में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए, अब
यूकैरियोटिक सिस्टम में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो सिग्मा फैक्टर्स की तरह काम करते हैं और ये फैक्टर्स ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं या आरएनए पॉलीमरेज से इनिशिएट कराते हैं। देखिए, जो यूकैरियोटिक सिस्टम में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, वो सिग्मा फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। और सिग्मा फैक्टर्स मतलब जो जो इसकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या आरएनए पॉलीमरेज से इनिशिएट कराते हैं, ठीक है। यदि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स उपस्थित नहीं होंगे तो क्या होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का मतलब है ये ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कराते हैं, और अगर ये नहीं होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे और ना ही ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे। जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ बाइंड ही नहीं हो पाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं हम पहले, कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। टीबीपी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन रिकॉग्नाइजेज टाटा बॉक्स। जो ये टीबीपी है ये टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज पहचानती है, ठीक है, इसकी पहचान करती है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं देखते हैं। TF सेकेंड ए, ये है TBP, बाइंड्स टू प्रोमोटर, प्रोमोटर पर इसको जोड़ता है, ठीक है। TF सेकेंड बी, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को प्रोमोटर पर बुलाने का कार्य करता है। TF सेकेंड बी का कार्य क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को बुलाता है यहाँ जुड़ने के लिए। TF सेकेंड डी, एक्टिव एट टाटा लेस प्रोमोटर्स, जिनमें टाटा बॉक्स नहीं पाया जाता उनमें TF सेकेंड डी पाया जाता है, ठीक है, उनमें ये एक्टिव होता है। और ये सबसे मोस्ट है क्योंकि कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो टाटा लेस प्रोमोटर में प्रेजेंट होता है, तो वो होगा या एक्टिव होता है TF सेकेंड डी, ठीक है। आगे है TF सेकेंड ई, रिक्रूट्स TF सेकेंड एच, TF सेकेंड एच को बुलाता है, ये इसमें जुड़ गया, जुड़ने के बाद में अब ये जो श्रृंखला बन गई रिकॉग्नाइज होके उसको अलग भी तो करना होगा, तो ये TF सेकेंड एच को बुलाता है। TF सेकेंड एफ बाइंड्स विद आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और ये इसको पॉलीमरेज सेकेंड के साथ, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ जोड़ता है, ठीक है। TF सेकेंड एच, ये इसमें हेलिकेज एंजाइम एक्टिविटी होती है। हेलिकेज एक्टिविटी, हेलिकेज क्या होता है, अनवाइंड्स डीएनए। जब हमने डीएनए की स्ट्रैंड्स बनाई थी तो लास्ट में क्या मिला था हमें, हेलिकेज एंजाइम, जिसका कार्य था जो ये रेप्लिकेशन हो चुका है, रेप्लिकेशन के बाद में उन श्रृंखलाओं को दूर दूर करते रहना, ठीक है, ताकि आगे रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती जाए, ठीक है। देखिए प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अब ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रोसेस देखते हैं यूकैरियोट्स में। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज रिक्रूटेड टू द डीएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को डीएनए पर बुलाया जाता है, किसके द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के द्वारा इसको बुलाया जाता है, ठीक है। इसके आगे द ट्रांसक्रिप्शन बबल्स फॉर्म, मैंने जब रेप्लिकेशन बताया था उसके टाइप्स बताए थे, तो उसमें प्रोसेस जो हमने पढ़ी थी वो सबसे पहले बबल्स फॉर्म बनते हैं, वो आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में। उसके बाद में होता है फास्फोराइलेशन ऑफ CTD ड्यूरिंग इनिशिएशन बाय TF सेकेंड एच। ये जब स्टार्ट होने का मतलब जो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, तो उसकी जो स्ट्रक्चर उसको खोलने का कार्य कौन करता है, TF सेकेंड एच, क्योंकि इसमें हेलिकेज एक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है।
और इसमें फॉस्फोराइलेशन होता है। सीटीडी के दौरान कार्बोक्सी, सीटीडी का मतलब है कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन, ठीक है। अब ये डोमेन दो प्रकार के होते हैं यूकैरियोट्स में, एक सीटीडी एक एनटीडी, ठीक है। तो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन और एनटीडी का मतलब अमीनो टर्मिनल डोमेन, ठीक है। सीटीडी फॉस्फोराइलेट होने पर आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाता है। जब सीटीडी का फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाता है तथा ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। द पॉलीमरेज एस्केप द प्रमोटर, जो पॉलीमरेज होता है वो फिर उसके बाद में प्रमोटर को छोड़ के आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। जब भी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा जब वो आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन एडेड बाय एलोंगेशन फैक्टर्स, जो एलोंगेशन फैक्टर होते हैं उनकी हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में टीएफ सेकेंड ई एंड टीएफ सेकेंड एच डिसोसिएट्स हो जाते हैं। मतलब जब एलोंगेशन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन हो जाता है तो उसके बाद में जो ये दो फैक्टर्स होते हैं टीएफ सेकेंड ई और टीएफ सेकेंड एच दोनों बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में यूकैरियोट्स में कुछ टर्मिनेटर्स होते हैं, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होते हैं जिनके आने के बाद आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के सीटीडी फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद में जैसे जैसे एमआरएनए बनता जाता है, देखिए इसमें यूकैरियोट्स में जो टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होते हैं उनके आने के बाद आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के सीटीडी फॉस्फोराइलेशन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे एमआरएनए बनता जाता है तो एक ऐसी स्टेज आती है जब इसमें पॉलीमरेज ए सिग्नल्स ऐड होने लग जाते हैं। यही एमआरएनए टर्मिनेशन पॉइंट होता है जहाँ चेन टर्मिनेट करती है, जिसमें जब इस चेन में या इसमें पॉलीमरेज ए सिग्नल्स जुड़ने लग जाते हैं तो इसमें एमआरएनए टर्मिनेशन पॉइंट होता है ये, और यहीं पर चेन टर्मिनेट होती है और यहाँ पर एमआरएनए प्री एमआरएनए बन जाता है, ठीक है। प्री एमआरएनए के बनने के बाद जब यह प्री एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस कहते हैं। जब यह प्री एमआरएनए जो प्री मैच्योर एमआरएनए यहाँ पर बना है ये न्यूक्लियस में होता है तब प्री मैच्योर होता है, लेकिन उसके बाद में जब ये साइटोप्लाज्म में जाता है, जब साइटोप्लाज्म का वातावरण अलग होता है और केंद्रक का अलग होता है तो इसको प्री मैच्योर एमआरएनए को साइटोप्लाज्म के जो वातावरण होता है उसके हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करने होते हैं जिससे कि उसमें आसानी से सरवाइव कर सके, ठीक है। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो मॉडिफिकेशन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। इसके बाद में कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं वो देखते हैं। न्यूक्लियस, फिर इसके बाद में प्री एमआरएनए, प्री मैच्योर एमआरएनए हमें प्राप्त होता है। फिर जब प्रोसेसिंग होती है इसकी मॉडिफिकेशन की तो मैच्योर आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है। उसके बाद में ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ठीक है। अब इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है वो भी 3 टाइप की होती है, उसकी प्रोसेस भी 3 टाइप से होती है। फर्स्ट होती है 5' कैपिंग, सेकंड होती है 3' पॉली एडिनाइलेशन और थर्ड होती है आरएनए स्प्लाइसिंग। अब देखिए पढ़ते हैं इनको डिटेल से। जो 5' कैपिंग होती है वो 5' सिरे पर होती है। 5' सिरे पर होने का मतलब है कि ये जो 5' सिरा है इसको प्रोटेक्ट करती है। एट द 5' एंड ऑफ
mRNA 7-methyl guanosine is linked by 5,5 ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। जो 5' सिरा होता है इस पर ये एक कैप के रूप में 5' कैपिंग हो जाती है और इस पर आकर 7-मिथाइल गुआनोसिन जुड़ जाता है जो 5' सिरे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और जो इस 5' सिरे से और ये जो 5' कैपिंग है इनके बीच में जो ये बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है? 5,5 ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। ठीक है, इसमें देखिए अब 5' कैप mRNA को साइटोप्लाज्म में उपस्थित राइबोन्यूक्लिएजेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब 5' सिरे को तो प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन जब 3' सिरा है उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? 5' सिरा प्रोटेक्ट हो गया तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन 3' सिरा ओपन रहेगा तो इसको नुकसान होगा। तो आगे प्रोसेस जो है वो है 3' के बारे में, तो इसका नाम है 3' पॉलीएडिनाइलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, mRNA के 3' एंड पर पॉलीएडिनाइलेशन पॉलीमरेज के द्वारा एक प्रकार की रेजिड्यूज ऐड कर दिए जाते हैं। तो रेजिड्यूज मतलब एक सीक्वेंस में कुछ ऐड कर दिए जाते हैं। वो देखिए ये रेजिड्यूज लगभग 80 से 250 तक होते हैं जो एक सीक्वेंस जनरेट करते हैं जिसे क्या बोला जाता है? पॉली ए टेल बोला जाता है। ठीक है, जो 3' सिरा होता है उसके बाद में एक सीक्वेंस जनरेट कर दिया जाता है जिससे जो इसमें साइटोप्लाज्म में राइबोन्यूक्लिएजेज होते हैं वो इसको हार्म नहीं कर सकते। देखिए डायग्राम से 5' सिरे का हमने पढ़ लिया था, ये mRNA है और ये इसका 3' सिरा है और इस पर ये रेजिड्यूज जनरेट कर दिए गए हैं और एक सीक्वेंस में है ये सारे, इनको क्या बोला जाएगा? पॉली ए टेल। तो इससे हमारा 5' सिरा भी प्रोटेक्ट हो गया और 3' सिरा भी प्रोटेक्ट हो गया। बच गया ये बीच में, देखिए इसकी कोडिंग कैसे होगी। अब देखिए थर्ड आता है RNA स्प्लाइसिंग, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द थर्ड इवेंट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का थर्ड इवेंट है, मतलब तीसरे नंबर की प्रोसेस है। इसमें देखिए यूकैरियोट्स में जो प्री mRNA बनता है उसमें एक्सॉन तथा इंट्रॉन पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में जो यूकैरियोट्स में जो ये प्री mRNA बनता है, mRNA में एक्सॉन्स भी होते हैं और एंट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, एंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स को जोड़ना स्प्लाइसिंग कहा जाता है और ये किसके द्वारा किया जाता है? एंट्रॉन्स को किसके द्वारा हटाया जाता है? प्रोटीन RNA के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, देखिए तथा यह कार्य जिस प्रोटीन RNA कॉम्प्लेक्स द्वारा, ये तो हमें पता है कि ये एंट्रॉन्स को हटाने का कार्य प्रोटीन RNA करते हैं, लेकिन जो प्रोटीन RNA इसको हटाने का कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्प्लाइसियोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑन प्री mRNA। अब हमें पता है कि जो एंट्रॉन्स होते हैं वो कोडिंग नहीं करते और जबकि एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो एंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑन प्री mRNA और एक्सॉन्स आर कोडिंग सीक्वेंस और mRNA। ठीक है, अब प्री मैच्योर जो mRNA हमें प्राप्त हुआ उस पर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों हैं, लेकिन जो इंट्रॉन्स है वो नॉन कोडिंग है तो फालतू है तो उनको हटा दिया जाएगा। इसके बाद वो मैच्योर mRNA का निर्माण हो जाता है। अब देखिए एक्सॉन्स को जब हम इंट्रॉन्स को जब हम हटाते हैं तो एक्सॉन्स को जोड़ते हैं। एक्सॉन्स को जोड़ने का काम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड करता है। देखिए ये स्ट्रक्चर हो गई प्री mRNA की, ये प्री मैच्योर mRNA की। ये 5' सिरा है, ये 3' है, ये रेड्यूज जुड़े हुए हैं, ये एक्सॉन है, ये एंट्रॉन है बीच बीच में, मतलब ये अल्टरनेट में है।
एक्सॉन्स, एंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स। अब इनमें से एंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। एंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा, ये 5' सिरा हो गया, ठीक है, और ये 3' सिरा, ये हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। अब इसमें से जब हमने एंट्रॉन्स निकाल दिए तो एंट्रॉन्स को निकालने के बाद हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ एक्सॉन्स, जो कि इस mRNA की कोडिंग करता है और प्रोटीन का निर्माण होता है आगे, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो गया मैच्योर mRNA, ठीक है। फ्रेंड्स, हमने ये ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रोसेस पढ़ ली है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे वीडियो हम इसी यूनिट की में बनाएंगे, आगे जो भी टॉपिक होगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और इस वीडियो के बारे में अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।